नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए आज सेट नंबर 22 जो है इसको डिस्कस करते हैं। 25 मार्च 2021 है आज और जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। बस आपको क्या करना है कि आपको संडे को जितना भी वीकली हम पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज करना है। तो रिवाइज आप पीडीएफ से भी कर सकते हैं और या फिर आप जो वीडियो लेक्चर है उसको भी आप दोबारा से सुन सकते हो। तो रिवीजन जरूर करें। रिवीजन करोगे तो आपको फायदा रहेगा, चीज भूलेगी नहीं जल्दी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस हफ्ते का। तो अभी 31st क्वेश्चन है इस वीक का। जिज्ञासा is a student scientist connect program launched in 2017. The program would be implemented by। तो यहाँ पर एक जिज्ञासा प्रोग्राम के बारे में बात की गई है जिसको कि स्टूडेंट साइंटिस्ट कनेक्ट प्रोग्राम कहा जा रहा है, जहां से विद्यार्थियों को साइंटिस्टों के साथ जोड़ा जाएगा। अब ये प्रोग्राम किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया गया है? तो ऑप्शन ए है डीआरडीओ एंड केवीएस। तो डीआरडीओ का मतलब है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और केवीएस का मतलब है केंद्रीय विद्यालय संगठन। ओके, तो ऑप्शन बी है इसरो। तो इसके बारे में आपको पता ही होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और दूसरा है यहाँ पर सीएसआईआर। तो सीएसआईआर का मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ऑप्शन सी है सीएसआईआर एंड केवीएस। ऑप्शन डी एचएएल। तो एचएएल का मतलब है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड डीआरडीओ। तो डीआरडीओ के बारे में मैंने अभी बताया। तो कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सही आंसर क्या है? ये कौन सी यहाँ पर दो डिपार्टमेंट्स हैं जो मिलकर जो है जिज्ञासा नाम का ये प्रोग्राम जो है चलाती हैं, जिसको कि 2017 में लॉन्च किया गया था। तो सही आंसर क्या है इसका? तो बिल्कुल अपना कॉपी पेन रख रहे हैं अपने पास। जो जो आंसर आप यहाँ पर टिक करते जा रहे हो, खुद से देखो कि आपने सही सिलेक्ट किया या गलत सिलेक्ट किया। तो फिर बाद में जो आपका रिजल्ट बने, ओके, जो भी आपका स्कोर बने आउट ऑफ 10, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सीएसआईआर एंड केवीएस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। इंडिया फर्स्ट किसान रेल वॉज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन। तो भारत की पहली किसान रेल चलाई गई है जिसका यहाँ पर मकसद क्या है? जिसका मकसद है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है ना, जो भी फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन किया, उसकी सही समय रहते जो है ना पहुंच हो जाए किसी दूसरे रीजन तक, भारत के किसी दूसरे रीजन तक। जिसके तहत यहाँ पर जो है किसान रेल चलाई गई है, पहली किसान रेल चली है। तो ये अभी कौन से राज्य से लेकर कौन से राज्य तक ये चली है? तो ऑप्शन ए है पंजाब एंड तेलंगाना। ऑप्शन बी है कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन डी है महाराष्ट्र एंड बिहार। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, जो पहली रेल है किसान रेल, वो चली है महाराष्ट्र से लेके बिहार तक। जो ऑप्शन डी है ना, वो सही आंसर है। तो महाराष्ट्र में देवलाली करके एक रीजन है जहां से ये ट्रेन चलाई जा रही है। तो ये बिहार में दानापुर का एक रीजन है जहां तक ये ट्रेन चलेगी। ओके, और अभी ना एक सेकंड रेल भी चलाई गई है। तो ये तो फर्स्ट थी ना, तो सेकंड भी किसान रेल जो उसको भी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है। तो अभी वो कौन से राज्य से लेकर कौन से राज्य तक चलाई गई है? तो ये भी उसका भी जो है ना आंसर इसी ऑप्शंस में है। तो उसका सही आंसर क्या है अगर सेकंड यहाँ पर रेल पूछी जाए? तो उसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश एंड न्यू दिल्ली। ओके, तो हाल ही में आंध्र प्रदेश से लेकर न्यू दिल्ली तक जो है यहाँ पर दूसरी जो ट्रेन है उसको भी फ्लैग ऑफ कर दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से चलाई गई है। तो ये न्यू दिल्ली तक जाएगी, दूसरी किसान रेल है। तो अभी है क्वेश्चन नंबर 33। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो was constituted by the government of India in 1986 under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act 1985. It is the apex coordinating agency under। तो किसके तहत ये एजेंसी काम करती है, जिसको कि 1986 में बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के तहत? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑप्शन डी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो किसके तहत काम करती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो? तो यहाँ पर जो ड्रग्स रिलेटेड जो मामले होते हैं ना, तो उनके बारे में छानबीन करती है ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के। और जैसे हाल ही में आपने सुना होगा, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का केस था, तो उसके बाद में जो रिया चक्रवर्ती थी, जहाँ और भी बहुत सारे एक्ट्रेसेस के नाम आए थे कि वो ड्रग केस में जुड़े हुए हैं। ओके, तो इसके रिलेटेड जो छानबीन की थी वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पर ये काम करता है सारा, इसके बारे में कि कहाँ से ड्रग आया, कहाँ तक सप्लाई हुई, उसकी जड़ को पकड़ता है। तो ये किसके अंतर्गत काम करता है? सही आंसर क्या है इसका बताइए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत काम करती है। तो एक मुझे और आंसर करें, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो कौन से मंत्रालय के तहत काम करती है? क्या उसका आंसर जो है इन्हीं इन्हीं चार ऑप्शंस में से है?
तो ये आप मुझे आंसर करें कमेंट बॉक्स में। आगे है क्वेश्चन नंबर 34। इंजीनियर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए सितंबर 19, ऑप्शन बी सितंबर 17, ऑप्शन सी सितंबर 15 एंड ऑप्शन डी सितंबर 18। तो क्या है सही आंसर बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है सितंबर 15। ऑप्शन सी जो है ना वो सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 35। रियल मैंगो विच वॉज इन न्यूज रिसेंटली इज ए। तो ये रियल मैंगो क्या चीज है। ऑप्शन ए एन इलीगल सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी ए वैरायटी ऑफ मैंगो फ्रूट एंड ऑप्शन डी ए पेमेंट ऐप। तो ये किस तरह की चीज है ये रियल मैंगो। तो ये हाल ही में न्यूज में थी। तो इसका पहले सही आंसर बताएं फिर मैं बताता हूँ कि ये न्यूज में क्यों थी। तो इसका जो सही आंसर क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए एन इलीगल सॉफ्टवेयर। तो देखो भारतीय रेलवे के द्वारा अगर आप टिकट बुक करवाना चाह रहे हो तो इसमें यहाँ पर ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर था जिसके तहत लोग यहाँ पर टिकट बुक करवाना शुरू कर दी लोगों ने। ओके, तो जिसका नाम था रियल मैंगो। तो बहुत बड़े पैमाने पर टिकट बुकिंग होनी शुरू हो गई। हालांकि इसके पास कोई भी यहाँ पर लाइसेंस नहीं था कि वे टिकट बुकिंग कर सकता है रेलवे के बेहाव पर। तो जिसके तहत यहाँ पर जो रेलवे की जो यहाँ पर प्रोटेक्शन फोर्स थी उसने इसको आइडेंटिफाई किया तो बाद में इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई। तो ये एक इलीगल सॉफ्टवेयर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। खराई कैमल विच आर ऑल्सो नोन एज स्विमिंग कैमल्स कैन फाउंड ओनली इन। तो ये इस तरह के कैमल कहां पर पाए जाते हैं जिनको हम ऊंट बोलते हैं। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो जो स्विमिंग कैमल्स हैं जिनको कि खराई कैमल बोलते हैं तो ये वाली प्रजाति कैमल्स की कहां पर पाई जाती है भारत में। तो सही आंसर बताएं। काफी दिलचस्प क्वेश्चन है तो बताएं। अगर आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ऑप्शन डी गुजरात। ओके, तो ये गुजरात में पाए जाते हैं। तो वैसे जो नॉर्मल जो कैमल होते हैं तो वो उनकी ज्यादातर गिनती राजस्थान वाले इलाके में पाई जाती है जहां पर जो है ना रेत ही रेत होती है। तो ज्यादातर ये कैमल की जो नेचर की बनावट है ना वो इसी तरीके से है कि जितना भी यहाँ पर सूखाग्रस्त इलाका हो जहां पर पानी दूर दूर तक ना हो तो वहां पर ये ट्रैवल कर सकता है। काफी लंबा लंबा समय जो है ट्रैवल कर सकता है क्योंकि इसके अंदर इस तरीके से यहाँ पर नेचर ने इसको बनाया है कि पानी को ना बहुत लंबे समय तक ये स्टोर करके रख सकता है। ओके, अपने बॉडी के अंदर ही, जिसके तहत यहाँ पर ये सरवाइव कर पाता है राजस्थान जैसे जो यहाँ पर इतना हाई टेम्परेचर जो इलाका होते हैं ओके वहां पर। तो इसके अलावा जो खराई कैमल है तो यहाँ पर ये पाए जाते हैं गुजरात में। ये पानी के अंदर भी यहाँ पर जो है ना तैर तैर कर जो है आगे बढ़ते रहते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 37। WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन इज वन ऑफ द 6 WHO regions having 11 member states. Which of the following country is not a member of SEAR? तो SEAR मतलब वही साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल एंड ऑप्शन डी तिमोर लिस्ते। तो कौन सा कंट्री है जो कि इस साउथ ईस्ट एशिया रीजन का मेंबर नहीं है। तो सही आंसर बताएं इसका। तो क्या ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो सकता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को भी समझे। साउथ ईस्ट एशिया रीजन की बात कर रहे हैं तो उसमें अभी ये कौन सी कंट्री है जो मेंबर नहीं है इस रीजन इस ग्रुप की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए चाइना। ओके, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है। भूटान, नेपाल, तिमोर लेस्ते, इंडिया, बांग्लादेश ये सभी के सभी यहाँ पर इसके मेंबर हैं। और इंक्लूडिंग जितने भी जो ईस्ट एशियन यहाँ पर कंट्रीज है वो भी यहाँ पर इसके मेंबर हैं। सॉरी, सभी जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है वो यहाँ पर इसके मेंबर नहीं है। इसमें ईस्ट एशियन कंट्रीज में से जो एशियन कंट्रीज हैं उनमें से सिर्फ गिने चुने ही मेंबर इसके यहाँ पर जो है मेंबर स्टेट हैं, जिसमें से एक थाईलैंड है, एक म्यांमार है, एक इंडोनेशिया है। ओके, तो एक तिमोर लेस्ते है। ओके, और इसके अलावा जो साउथ कोरिया है तो वो भी इसका मेंबर है। ओके, बाकी के यहाँ पर जितने मेंबर है वो भारत के आसपास के यहाँ पर पड़ोसी मुल्क है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Question number 38. Recently, who is appointed as the chairperson of the National School of Drama Society by President Ramnath Kovind? ऑप्शन ए मुकेश खन्ना, ऑप्शन बी अरुण गोविल, ऑप्शन सी परेश रावल, ऑप्शन डी अनुपम खेर। तो यहाँ भी किनको जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन लगाया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो अगर आप थिएटर आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं या फिल्म में आप कैरियर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर अगर आपकी एडमिशन होती है तो यहाँ की अगर आप पास आउट होते तो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है कि आप NSD के पास आउट है। तो मतलब एक अच्छी मोहर लगती है। ओके, हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर किसी बड़े संस्थान से आप पास आउट हो जाओ तो आपके ऊपर अगर स्टैंप लग गई तो आपकी जो सक्सेस है वो डेफिनेटली है ही है। ऐसा नहीं है। आगे फर्दर आपकी मेहनत है,
आप जिस भी संस्थान से पास आउट हुए, जितनी आप आगे मेहनत कर रहे हो, जितने तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, तो उसके बिहाफ पे आपको मुकाम मिलेगा, आपकी जो है सक्सेस मिलेगी। ओके, तो अभी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूँ इरफान खान की, ओके, अनुपम खेर की, तो वो एनएसडी से पास आउट है। ओके, लेकिन बहुत सारे एक्टर ऐसे भी हैं जो एनएसडी से पास आउट नहीं है। ओके, अगर मैं कपिल शर्मा की बात करूँ तो उनको एडमिशन ही नहीं मिली। ओके, और इसके अलावा कुछ और भी एक्टर्स हैं, नामी एक्टर्स, जिनको यहाँ पर एडमिशन नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने अपना अच्छा खासा नाम बनाया। तो अभी किसको लगाया गया है चेयरपर्सन इसका? इसके जो चेयरपर्सन लगाए गए हैं वो फॉर्मर बीजेपी एमपी हैं गुजरात से, जिनका नाम है परेश रावल। तो परेश रावल को तो आप जानते होंगे, तो वो अभी फिलहाल वो चेयरमैन बने हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सोसाइटी के। तो इंपॉर्टेंट है, ये कब एस्टेब्लिश की गई थी एनएसडी, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसके द्वारा इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया गया ये भी बताएं। तो क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या फिर ऑटोनॉमस बॉडी है, ये भी बताएं। आगे है क्वेश्चन नंबर 39, नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो कौन से दिन को नेशनल हिंदी दिवस और हिंदी डे हम जो है सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है क्या है? इसका ही आंसर है ऑप्शन सी, सितंबर 14। सितंबर 14 जो है ना, वो इसका सही आंसर है। ओके, तो याद रखें, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी नया नया ये शुरुआत हुई है कि हम यहाँ पर नेशनल हिंदी दिवस जो है, हिंदी डे जो हम सेलिब्रेट करना हमने शुरू किया है। और अभी है आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, टाइफून हाइशन रिसेंटली हिट इन, तो अभी तबाही मचाई है इस टाइफून ने, इस चक्रवात ने, तो ये कहां पर आया है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी सिंगापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए जापान। जापान में ये टाइफून आया है, तो इसी वाले रीजन में ना इनको हम टाइफून बोलते हैं। ओके, किसी रीजन में हम इसको हुरिकेन बोलते हैं, जो यहाँ पर कनाडा वाला या फिर अमेरिका वाला रीजन, उसको तूफान को हुरिकेन से नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया वाली रीजन में इसको विली विली कहते हैं तूफानों को। ओके, तो भारत वाले क्षेत्र में हम साइक्लोन कहते हैं कि साइक्लोन आ गया। ओके, तो इस तरीके से जापान वाले रीजन में टाइफून कहते हैं। तो ये जो हाइशन नाम है ना, तो ये किसके द्वारा सुझाया गया है? ओके, तो ये भी ग्रुप ऑफ कंट्रीज बैठती हैं, जो जो अपनी अपनी ओर से यहाँ पर ना जो भी नए तरीके का तूफान आता है, तो उनको अपने अपने ओर से नाम सजेस्ट करती हैं। ओके, तो फिर रैंडमली जो है एक नाम सेलेक्ट किया जाता है किसी भी तूफान के बारे में। जैसे भारत में भी बहुत सारे तूफान आते हैं, अरेबियन सी में से भी उठते हैं और बे ऑफ बंगाल से भी उठते हैं। तो सबसे ज्यादा तूफान कहाँ से उठते हैं जो भारत में पहुंचते हैं? क्या इसके बारे में पता है आपको? जो सबसे ज्यादा तूफान उठते हैं भारत में, जो स्ट्राइक करते हैं, वो बे ऑफ बंगाल से उठते हैं, और ज्यादातर तबाही मचाते हैं जो हमारा ओडिशा वाला रीजन है, चेन्नई वाला रीजन है, जितना भी हमारा कोस्टल ईस्टर्न रीजन है ना, तो वहां पर तबाही रहती है। अरेबियन सी वाले एरिया में बहुत कम तबाही रहती है। ओके, तो उसका क्या रीजन है? बे ऑफ बंगाल में ज्यादा क्यों आते हैं, अरेबियन सी में कम क्यों आते हैं? तो इसका आंसर आप खुद दो। ओके, तो ये जो नाम सजेस्ट किया गया था हाइशन, ये चाइना के द्वारा सजेस्ट किया गया था। ओके, तो यही था पूरा का पूरा सिनेरियो। 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, डेली करते हैं। इसका मकसद यही है कि आपका दिमाग एक्सप्लोर हो, करंट अफेयर से आप जो है रिलेटेड आप जुड़े रहो, आप अपनी स्टडी के साथ जुड़े रहो। धीरे धीरे करके ना अपने आप को इतना मजबूत करो, इतना आगे बढ़ाओ, जब एग्जाम आए तो आप उसको अच्छे तरीके से आप क्रैक कर पाओगे, तो उस समय कोई आपको दिक्कत ना आए। सिर्फ इसको आप थॉरोली फॉलो करके चलते जाओ। जितनी भी सीरीज आती है 4 बजे ये सुबह आनी ही आनी है, तो आपको सिर्फ फोकस करना है, पढ़ना है, एक बार रिव्यू करना है। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। आपका जो रिजल्ट बना है अभी, ओके, जितने आपके क्वेश्चन सही है 10 में से, उसके बारे में भी मुझे आप बताएं, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।